हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट। आज के सेशन में हम हाइड्रोजन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सबसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो तुम्हारा ट्रीटियम होता है। इसके साथ तुम एक और बात नोट कर लो कि जो तुम्हारा ट्रीटियम होता है वो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। किसे एमिट करता है? लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। इसके साथ हम इनकी अगर रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, H2, D2 एंड T2 की रिएक्टिविटी को, तो ये याद रखना कि तुम्हारा जो H2 होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन D2, देन T2। लेकिन अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जीज को कंपेयर करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। T2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओके, नोट दैट ट्रीटियम एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। यस, हमने नोट कर लिया। और ये देखो बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या लिखा है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। ओके, तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोजन होता है और पैरा हाइड्रोजन होता है, ये और ये। एक में जो है स्पिन इस तरह से होता है और एक में ऐसे स्पिन होता है, दोनों सेम डायरेक्शन। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज इन सेम डायरेक्शन। ये भी सही है, नोट कर लो अगर पता ना हो तो। ऑर्थो हाइड्रोजन में जो होता है स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है। ये तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोजन हो गया। ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स डू नॉट रिजेंबल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज यस दे समवॉट डू रिजेंबल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये नॉट हटा देंगे तो सही हो जाएगा। इन पैरा हाइड्रोजन स्पिन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तुम्हारा पैरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड विथ एल्कली मेटल्स बिकॉज। ओके, तो तुम्हारे एल्कली मेटल्स कहाँ प्लेस होता है? एस ब्लॉक में, राइट। पहले वाले कॉलम को हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एल्कली मेटल्स है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या लिखा है? इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज लिबरेटेड एट कैथोड, इट हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इट इज डायटोमिक इन नॉन मेटालिक। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दिस इज द रीजन why it is not placed with alkali metals। क्योंकि तुम्हारे alkali metals में क्या क्या आता है? सोडियम, लिथियम से चालू होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सही बात है। तो अब तुम्हारा ये कोई भी यू वोंट फाइंड इट इन Na2, इस फॉर्म में तुम नहीं मिलता। लेकिन हाइड्रोजन यस H2 के फॉर्म में है, तो वो डायटोमिक है एंड इसलिए इट कैन नॉट बी प्लेस्ड विद योर alkali metals। उसको एक सेपरेट ऊपर जगह दी जाती है। ओके, ठीक है, ये भी सही है। अब इनको थ्योरी के पॉइंट्स की वजह से नोट कर लो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, इट इज लिबरेटेड एट द कैथोड। किसी को पता है ये क्या है? कब वो एनोड पे जाता है, कब वो कैथोड पे जाता है? तो देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है, इस पे एक बात हम नोट करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन की तुम्हारे बात हो रही है ना। देखो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं H रहा होगा। लेट्स से तुम्हारे पास H+ रहा होगा, राइट। तो जब H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और इसको अगर 2 के टर्म्स में ले, तो ये क्या बना देगा? 2H बना देगा और 2H को ही हम ऐसे लिख देते हैं H2। ये रिएक्शन तुम्हारी होती है कैथोड पे। ठीक है, और देखो ये याद रखना कि कैथोड पे तुम्हारा हमेशा रिडक्शन ही होगा। ऑलराइट, क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा एंड तुम्हारे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब ये याद रखने के लिए मैं ऐसे याद रखती थी, जस्ट कॉल दिस एज कार। ठीक है, कार, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो याद है ना, कैसे याद रहता है कि ऑयल एंड रिग, ऑयल एंड रिग। ऑयल मतलब क्या? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये देखो +1 में था, उससे H2 में गया, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से गया 0 में, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो गई, कम हो गई, मतलब रिडक्शन हो गया।
ऐसे भी देख लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन कहाँ होता है? तो कैथोड पे होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज लिबरेटेड एट द कैथोड, और उसके पास काफी अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, C plus H2O gives CO plus H2. The above reaction is called water gas reaction, coal gasification reaction, water gas shift reaction या gasoline reaction. तो इसे बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। बिकॉज क्या करता है, हम इधर रेड हॉट कोक को यूज करते हैं, ये जो सी है तुम्हारा, वो जो वाटर होता है H2, इसे हम स्टीम के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, एंड जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तब इट गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो इन्हें सिन गैस बोलते हैं या कॉल इट वाटर गैस। ओके, ऑलराइट। अब ये जो है ना वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसको भी एक बार डिस्कस कर ले। तो ये हमें क्या मिला? वाटर गैस मिल गया, सिंथेसिस या सिन गैस भी बोलते हैं। तो जब हम इस CO को वाटर दे देते हैं, शिफ्ट करवाना है ना इसे, तो व्हाट डज इट फॉर्म? तो इट फॉर्म्स CO2 plus H2 and this is your water gas shift reaction। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये है ना तुम्हारे प्रिपरेटरी मेथड्स में आता है H2 के। अब H2 के कुछ और प्रिपरेटरी मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो एक तो होता है लैबोरेटरी प्रिपरेशन। क्या होता है लैबोरेटरी? इसमें क्या यूज होता है पता है? डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है एंड उसके साथ ग्रैन्युलेटेड जिंक। तो देखो, डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स मिलता है। अब ग्रैन्युलेटेड जिंक को क्यों लिया जाता है पता है? बिकॉज डाइल्यूट H2SO4 कैन नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद प्योर जिंक। समझे? इसे कमर्शियल जिंक भी बोलते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। फिर प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर में तुम अमलगम लेते हो, जैसे सोडियम अमलगम, अमलगम यानी कि मर्क्यूरी आएगा। ठीक है, उसको अगर तुम वाटर दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसका हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा एंड जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं वो तुम्हारा हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये एक मेथड हो गया। सिमिलरली तुम मेटल्स से डायरेक्टली मेथड से मेटल से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल अगेन जिंक ले लिया, ओके, तो उसको दे दिया वाटर, तो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, और साथ में तुम्हारा H2। वैसे ही आयन को लोगे और उसको वाटर दे दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? Fe3O4 मिलेगा, ये याद रखो, +3 आयन +3 वाला मिलता है। ठीक है, प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं? और है क्या ये एक? कितनों को याद है क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज दैट टॉपिक। देखो, मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट। और जो तुम्हारा Fe2O3 होता है वो अलग ऑक्साइड होता है। ठीक है, वैसे ही Fe3O4 को अभी तुम्हें याद रखना है क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटाइट। अब तुम्हारे पास एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आया था? तो Fe3O4। व्हाट नेक्स्ट? एक और मेथड होता है जिसमें तुम फॉर एग्जांपल CaH2 हाइड्रोलिथ को यूज करते हो। इसको पानी दे दो एंड देन व्हाट यू विल गेट इज कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस एंड साथ ही में हाइड्रोजन। सही है, ऑल क्लियर? तो कुछ हमने प्रिपरेटरी मेथड्स पे डिस्कस कर लिए। आगे जाते हैं। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? वाटर गैस इज CO plus H2। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन is CO plus H2O gives CO2 plus H2। Next, the catalyst, ये चैनल का नाम आ गया देखो। The catalyst used in process of manufacture of H2 from water gases। कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होता है। अगर पता नहीं था तो नोट कर ले, Fe2O3 और Cr2O3 यूज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो तुम्हारा Fe है
वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यूज हो रहा है, और जो तुम्हारा Cr है वो भी तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शंस काफी डिफरेंट थे, इसलिए आसान था। कई बार तुम्हें अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए जैसे Fe3O4 दे दिया, CrO दे दिया, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ऐसे याद रखो कि +3 वाला आयन का ऑक्साइड और +3 वाला क्रोमियम का ऑक्साइड यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ओके, आंसर डी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इज करेक्ट? तो इसके पहले हम कुछ हाइड्राइड्स को डिस्कस कर ले। यस, वी डिस्कस द हाइड्राइड्स। हमारे पास 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं। पहले तो है आयोनिक, then you've got covalent, and then interstitial. एक सेकंड, इंटरस्टिशियल, ओके। ये 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स हैं। तो मेनली ये जो होता है ये एस ब्लॉक से बनता है, ये तुम्हारे पी ब्लॉक से बनता है, ये तुम्हारे डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बनता है। ओके, तो इनका आयोनिक कंडक्टिविटी काफी अच्छा होता है, ये थर्मली काफी स्टेबल होता है। ये सारी कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये तुम्हें पता हो जानी चाहिए। आयोनिक में है ना, एक और बात तुम्हें नोट कर लेनी चाहिए कि क्या होता है कि मोस्टली सारे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन जो तुम्हारा बेरिलियम होता है और जो तुम्हारा Mg होता है, दीज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। समझे? बेरिलियम और Mg। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है। और जो मेटालिक या इंटरस्टिशियल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली है ना, इसमें ये बात नोट करनी होती है कि इनके एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी जो होती है ना, इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। तो किस ऑर्डर में? देखो, पीडी, पैलेडियम, योर प्लैटिनम, योर गोल्ड एंड निकल। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, ये बातें नोट कर ली। अब आते हैं ऑप्शंस पे। They generally form non-stoichiometric species. This is absolutely correct. Why do they form? Because कई बार मतलब रेशियो होता है यहाँ पे। सपोज तुम्हारा कोई भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड ले लिया, जैसे कि क्या ले लिया हम, सपोज हमने TiH ले लिया, चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, TiH हमने ये ले लिया। तो ये देखो, ये 1:1 ऐसे रेशियो में कंबाइन कर रहा है, लेकिन कई बार यहाँ पे 0.95, यहाँ पे 0.9 इस रेशियो में अगर ये कंबाइन करता है तो वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कहलाता है। ओके, दीज आर हार्ड एंड हैव मेटालिक रस्टर। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन से ये सीखो कि आगे के भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। कई बार हम फर्स्ट ऑप्शन सही है टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। डोंट डू दैट। दे कैन बी यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन। यस, ये काफी अच्छा कैटलिस्ट होता है। ओके, एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ये 3 टाइप के हाइड्राइड होता है तुम्हारे, आयोनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट, कार्बन हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप CnH2n+2 do not act as Lewis acid or Lewis base। पहली बात, Lewis acid या Lewis base क्या होता है? तो तुम्हारा जो Lewis acid होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, राइट। और जो Lewis base है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोन पेयर किस पे आता है? इसमें लोन पेयर है NH3 में। NH3 में तो लोन पेयर होता है। तो देखो, दे बिहेव एज नॉर्मल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? CnH2n, n की जगह हम 1 डाल के देखते हैं, क्या मिलेगा हमें? CH4 मिल जाएगा। चलो इसकी जगह 2 डाल के देखते हैं, C2H6 मिल जाएगा। तो CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, H H H अगेन H। C2H6 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये स्ट्रक्चर होगा? तो देखो, क्या ये इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? नहीं, इसका ऑक्टेट तो पूरा पूरा कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये लुईस एसिड या लुईस बेस नहीं होगा, ये नॉर्मल कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। इसके केस में भी तुम चेक कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए वी से दैट कार्बन हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलाइज्ड हाइड्राइड्स। ओके, इसमें ये बात भी नोट कर लो। अब देखो तुम्हारे पास क्या होता है, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन। ये जो फॉर्म करता है ये प्रिसाइज होता है। क्या होता है? प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ये फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स और ये पुअर होता है। ओके, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, B2H6 इलेक्ट्रॉन रिच थोड़ी है या प्रिसाइज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन B2H2N। एन क्या डोनेट करता है पता है? सॉरी, डोनेट नहीं, डिनोट करता है कि ये एक पॉलीमेरिक स्पीशीज है। ओके, AsH3 हाइड्राइड कौन सा है? याद करो जरा। AS कौन से ब्लॉक में आता है? P ब्लॉक का एलिमेंट है? बिल्कुल है। P ब्लॉक कहाँ जाता है? कोवेलेंट में जाता है? बिल्कुल। B2H6 B2H6 जो है वो तुम्हारा जाएगा आयोनिक में LaH3। La कहाँ का है? DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स में आएगा ना ये, बिल्कुल। तो ये जाएगा तुम्हारे इंटरस्टिशियल में। और LiAlH4 तो तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 4 2 3 and 1। नेक्स्ट, अ मोल्टन आयोनिक हाइड्राइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स। अब कोई भी आयोनिक हाइड्राइड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaH ले लिया, एस ब्लॉक का एलिमेंट आयोनिक हाइड्राइड बनाएगा। इसमें जो है Na इज ऑलवेज इन +1, तो यहाँ पे जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो -1 स्टेट में है, बिल्कुल। अब ये जो है तब NaH से वो जाएगा H2 में, हाइड्रोजन बनाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, -1 से इट इज गोइंग इनटू 0 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो -1 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? डज इट टेक प्लेस एट द एनोड? एनोड पे होता है, बिल्कुल। और देखो हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तुम्हारा सही हो जाएगा। H2 इज लिबरेटेड एट द एनोड। पिछला वाला ही मेथड यूज किया, सिंपल एंड सॉर्टेड, इसको रखने की कोई जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? तो इसे थ्योरी का पॉइंट बना के नोट कर लो कि तुम्हारा डाई हाइड्रोजन जो होता है दैट इज द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद करो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए वो एक एजेंट है, समझे? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। तो देखो इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है? तो तुम्हारे बाइकार्बोनेट्स जो होता है। एक सेकेंड, नहीं चल रहा। चलो, बाइकार्बोनेट्स के कारण तुम्हारा टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बी का तो पी हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाता है? तो उसको उसके रिमूवल के लिए वी यूज 2 मेथड्स। एक तो है बॉइलिंग एंड दूसरा जो है दैट्स क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम ऐड कर देते हैं एंड फिर जो तुम्हारा CaCO3 है इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। ओके, फिर हम आते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये किसके कारण होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स के कारण होता है। ऑलराइट, अब इसके रिमूवल के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक है वॉशिंग सोडा को ऐड कर दो, विच इज योर Na2CO3 को ऐड कर देंगे, ये एक मेथड है। फिर दूसरा मेथड तुम्हारे पास कैल्गन मेथड है जिसमें यूज होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या यूज होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तीसरा है आयन एक्सचेंज या फिर कॉल इट, उसके बाद रेजन एक्सचेंज मेथड भी होता है। जियोलाइट्स का भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है? तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज होता है। क्या यूज होता है? सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनके रिएक्शंस हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में नो फॉरेन आयंस इन वाटर होता है और हेवी वाटर तुम्हारा D2O होता है। ऑलराइट, कर लिया हमने मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स
in one molecule of water is? ठीक है, मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस स्ट्रक्चर बनाओ और सीखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। चलो ऐसे नहीं बनाते, रुको एक मिनट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन। अब टेल मी, क्या ये ऑक्सीजन तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? कर सकता है ना, इस वाले हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा? एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी सेम होगा ये वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो अब ये जो हाइड्रोजन है ये कहेगा मुझे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, मैं क्यों ना करूं? ये भी तो कर सकता है ना ऑक्सीजन के साथ यहाँ के, ऑफ कोर्स कर सकता है। ये वाला कहेगा मैं भी करूंगा इस ऑक्सीजन के साथ। ये जो फर्म लाइंस है ना, ये बॉन्ड्स है, और ये डॉटेड लाइंस तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 4, राइट? समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को लिया है। अब ये ऑक्सीजन इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो आंसर है डी। इसके साथ एक और बात नोट करनी है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स इज आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर रट लेते हैं। आई डोंट वांट यू ऑल टू मग इट अप। तो ये देखो इसके हम स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे। CuSO4, हमारे पास Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड हमारे पास SO4 2- है, राइट? तो पहले हम SO4 2- जो है उसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो कैसे दिखेगा? ये देखिए, ये नेगेटिव वाले ऑक्सीजन मैंने बना लिए और ये हमारे दूसरे ऑक्सीजन। इज दिस SO4 2-? ऑफ कोर्स इट इज। अब क्या होता है देखो, ये जो Cu2+ है ना, ये जाता है ऐसे, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, और ये हाइड्रोजन, ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे भी एक एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है इस तरह से। ये मेटल टू लिगेंड, ये देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को लगा रही हूँ, ठीक है? तो Cu2+ वाला तो हमने बना लिया। अब देखो H2O, 4 H2O लग चुके हैं, एक और H2O बच गया क्योंकि 5 है ना, तो एक और H2O लगाना है, तो वो यहाँ लग जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाता है जैसे मैंने पहले दिखाया था, और ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। वाओ, क्या आज हमने CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर सीख लिया? बिल्कुल सीख लिया यार। कितना आसान सा स्ट्रक्चर है अगर तुम इसे तोड़ तोड़ के बनाने जाओ, है ना? तो इसका आंसर करो अब, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स इज आर एसोसिएटेड विद 5H2? तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट? देखो बी दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर समझ आया? इसकी जगह कई बार पूछ देते हैं कि डायरेक्टली बॉन्डेड कितने होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ये चारों डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना। देखो, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है तुम्हारा? H2O2। H2O2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, अनस्टेबल नेचर या एसिडिक नेचर? तो इसका आंसर नोट कर लो, इसका आंसर होता है बी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? नेक्स्ट, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन आइस मेल्ट्स बिकॉज ऑन मेल्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल श्रिंक इन साइज। ऐसा होता है क्या? नहीं बाबा, आइस क्रिस्टल्स हैव hollow hexagonal arrangement of H2O molecules। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आइस में ना
हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है H2O मॉलिक्यूल्स की। ओके, मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर आगे जाके दिखाऊंगी, उसे देख लेना अच्छे से। H2O molecules are more closely packed in solid state. Ice forms mostly heavy water on melting. ना ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम के वॉल्यूम में बारे में पूछा है, एंड दैट्स सिंपली बिकॉज ऑफ दिस। ओके, एक और थ्योरी का पॉइंट है यहाँ पे जो तुम्हें नोट करना चाहिए कि बॉन्ड एंगल, अगर कोई भी वाटर का बॉन्ड एंगल पूछता तो इट्स 104.5 डिग्रीज। ठीक है, क्यों होता है ये? लोन पे रिपल्जन के कारण ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये डिफर कर जाता है। नेक्स्ट इज योर डाइपोल मोमेंट, वो होता है 1.84 नोट कर लिया। नेक्स्ट, very pure hydrogen, that is 99.9%, can be made with which of the following processes? Reaction of methane with steam, mixing natural hydrocarbons of high molecular weight, electrolysis of water, या reaction of active metals with water. It's simply electrolysis of water. सोचो ना, electrolysis of water में क्या ही है तुम्हारे पास? It's just oxygen and hydrogen. That's it. तो इसके कारण तुम्हें simply very pure hydrogen आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, यहाँ आ गई तुम्हारी वो सारी रिएक्शंस, इसलिए मैंने वहां लिखना अवॉइड किया था। देखो, मैच द फॉलोइंग है MgHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या है? तुम्हारा मैग्नीशियम का बायकार्बोनेट है। बायकार्बोनेट है मतलब क्या हुआ ये? टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस? टेम्परेरी हार्डनेस हुआ। देखो, उसको सिंपली हीट किया है, मतलब बॉइल किया गया है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गया और तुम्हारा CO2 जो है वो लिबरेट हो गया। ये कौन सी मेथड है? सिंपली बॉइलिंग। तो ए का ऑप्शन 3 होगा, बिल्कुल होगा। देन CaHCO3, ये भी तुम्हारा टेम्परेरी हार्डनेस है। अब इसको CaOH होल ट्वाइस दिया एंड CaCO3 बाहर निकलता है, मतलब प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो बी का तो ऑप्शन क्या होगा? दैट वुड बी क्लार्क्स मेथड। बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखते रहो, देखो इतना ही तुम अगर सॉल्व करके आ जाते तो तुम्हें पता चल जाता ऑप्शन ए है। देखो, ए का 3, बी और सी तो वैसे भी नहीं होते, ए का 3 और बी का 1 हमें मिल चुका है। लेकिन अब आगे भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, M2 प्लस Na4P6O18। ये कौन सी मेथड है? कैल्विन्स मेथड, याद है? अभी मैंने बताया था, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इसमें यूज होता है। तो दिस इज योर कैल्विन्स मेथड। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, NaZ M2 प्लस दे दिया और देखो Na प्लस पे लिए। ऑलराइट, ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइहाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटेड फेरिक ऑक्साइड, हीटेड लेड ऑक्साइड या हीटेड अल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो आंसर इसका हीटेड अल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, it acts as a powerful reducing agent and reduces metal oxides such as CuO, ZnO, PbO and Fe3O4. However, it cannot reduce Al2O3 to Al. तुम्हें याद है ना, Al का एक और प्रॉपर्टी होता था कि वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म बना लेगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया हुआ है, याद है? फॉन। ये सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। तो HF इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखना है कि F का सबसे ज्यादा होता है, फिर O का और फिर N का। केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखा तो जाके देख लो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट ऑफ H2O इज इट? अब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, यही डिफाइन करना है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल लिक्विड स्टेट, कौन सा स्टेट है? ये तुम्हारा लिक्विड स्टेट है। अब आओ इधर, इस स्टेट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या नजर आ रहा है? अच्छे से देखोगे तो यूल फाइंड एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट से कुछ स्ट्राइक हुआ? किसमें होता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर? यस, दैट्स योर सॉलिड स्टेट, दैट्स योर आइस। ठीक है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। देखो ये किस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये हाइड्रोजन तुम्हारा इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है और ये इस ऑक्सीजन से। समझे? दोनों स्टेट से क्लियर हो गए? ये तुम्हारा लिक्विड स्टेट है और ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट। विच इज फॉल्स अबाउट आइस? हाँ देखो, अब फॉल्स स्टेटमेंट को इसमें से इग्नोर कर देना, जो ट्रू है उसको ट्रू मान के आगे बढ़ जाना। इट हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी मच ट्रू। फॉल्स पूछा है वो बाद में आता है उस पर। इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, दिस इज ट्रू। इसको तो यार बचपन से हम देखते हैं, जूस ले लो, पानी ले लो, जो भी ले लो, उसमें तुम आइस डालते हो, व्हाई डज इट फ्लोट? जस्ट बिकॉज इट हैज
लेस डेंसिटी देन वाटर। अब इन दोनों क्वेश्चंस पे आओ, ये बड़े मजेदार हैं। देखो, ईच O atom is surrounded by 4 H atoms। और दूसरा पढ़ो, ईच O atom has 4 H bonds around it। क्या एक ऑक्सीजन के पास 4 H बॉन्ड्स होते हैं? नहीं तो देखो, ऐसा बनाया हुआ था पिछले पेज पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां से वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था। एक मैं इस स्ट्रक्चर को बना रही हूँ, ये जो है, वेट, इसी को मैंने, इस पार्ट को मैंने बस जूम इन किया, ठीक है, बस डायरेक्शन उल्टा है उसका। यहाँ पे देखो, तो ईच O atom is surrounded by 4 hydrogen atoms। वेरी मच ट्रू ना? पर यहाँ क्या लिखा है? ईच O atom has 4 hydrogen bonds around it। नो 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 नो, ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अराउंड इट, बाकी जो 2 है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है। समझे? इसलिए ऑप्शन डी तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये देखो, इसका सोल्यूशन एक बार हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। Each O atom has 2 hydrogen bonds around it in ice। Oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 hydrogen atoms। समझा? अब आइस मजेदार लग रहा है या नहीं? जैसे हमने CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर देखा, आइस का स्ट्रक्चर देखा, वाटर का देख रहे हैं, ये सब मजेदार होता है। अगर स्ट्रक्चर बना बना के करोगे तो you'll understand more। Okay? Now, which phase of H2O2 has been represented? एक तो तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैस इसमें से ही है। देखो, ये जो है ये तुम्हारा गैस फेज, और ये जो है तुम्हारा लिक्विड फेज है। कैसे बता दिया? अब इसको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। अगर तुम्हारे पास ऐसे वैल्यूज गिवन हो कभी भी, इतना याद रखना, गैस कैसे होता है, तुम्हारा फैला हुआ होता है, तो इसके कारण ये बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होती है। अब इसको याद कर लो, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो कंपैरिजन के थ्रू तुम कर सकते हो कि 147 इज मोर देन 145। एंड सिमिलरली सिर्फ एक एंगल को पकड़ो, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O का, ये भी याद कर लो यार। हाँ, ओपन बुक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद देखो, डज दिस लुक लाइक ए बुक, ऐसे खोल के रखी हुई है। ओके, तो ये मेन एंगल होता है, वो ज्यादा है 90 से। समझे? बस इसी के कारण। ओ सॉरी, हाँ, लिक्विड कहती है, सॉलिड स्टेट है ये, सॉलिड। समझे? दोनों को बस कंपेयर कर लो, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नाउ जनरली प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय। तो इसका इंडस्ट्रियल स्केल का प्रिपरेशन है, action of H2SO4 on barium peroxide, action of H2SO4 on sodium peroxide, electrolysis of 50% H2SO4, या burning of hydrogen in excess of oxygen। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, electrolysis of 50% H2SO4। ओके, नेक्स्ट, which of the following cannot be used as a test for H2O2? Very nice question. Okay, a paper dipped in PBS black turns white when brought in contact with H2O2. It liberates iodine from Ki solution, which gives blue color with start solution. Okay. It gives blue color with K4FeCN6. It decolorizes acidified KMnO4 solution. तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ओके, चाहिए तो इसे नोट कर लो, एंड क्वेश्चन को पढ़ना, बार बार पढ़ना, कैन नॉट बी पढ़ा है और कैन नॉट बी लिखा हुआ है। तो इसे याद रखना कि जब भी K4FeCN6 हमें दिया जाता है और इसके साथ हम H2O2 डाल देते हैं, तो व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स K3FeCN6 एंड वाटर इसके साथ। ठीक है, और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है, तो इट चेंजेस फ्रॉम 3 to 2। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स। इसका मीनिंग समझो, कई बार हम ये देखते हैं लेकिन इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। ओके, इसका ऑप्शन है ये, 30% H2O2, 30 centimeter cube of solution contains 1 gram of H2O2 at HCV। 1 cubic centimeter of solution liberates 30 cubic centimeter of O2 at HTB। या फिर 30 cubic centimeter of solution contains 1 mole of H2O। तो ये इसका सही रीडिंग होगा। समझे कि 1 centimeter of solution liberates 30 centimeter cube of O2 at HTB। ऑलराइट, अब देखो, ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन,
5 gram of hydrogen peroxide is present in 56 ml of solution, the solution will correspond. तो मैं एक और बात बताती हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को भी V से डिनोट किया जाता है, ओके? और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की जब भी हम बात करते हैं, दैट इज मोलारिटी, ठीक है? तुम्हारी जो भी मोलारिटी होती है उसके टर्म्स में एक बार होता है, हाँ? इधर इसके टर्म्स में करो या तो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में करो, मैं दोनों के टर्म्स में बता देती हूँ। मोलारिटी इंटू 11.2 होता है, या तो नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 होता है। अब ये कैसे आया? मोलारिटी क्या होता है तुम्हारा? सॉरी, मोलारिटी को छोड़ो, नॉर्मेलिटी क्या होता है तुम्हारा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, और तुम्हारा एन फैक्टर फॉर H2O2 इज 2। तो यहाँ पे बस 5.6 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ पे जब मोलारिटी लिख देंगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? तो तुम्हें मोलारिटी के टर्म्स में करना है, मोलारिटी के टर्म्स में करो, या फिर गो फॉर नॉर्मल। ओके, नाउ अब हमारे पास है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना होता है पहली बात, ओके? उसका मास पहले निकालो और फिर आगे, दैट्स H2O2, राइट? अब देखो 5 ग्राम इन उसका मास अपॉन, ये क्या निकाल रही हूँ मैं? मोलारिटी निकाल रही हूँ। देखो पहले बात H2O2 है, तो दोनों के मासेस को कंपेयर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब देखो, सॉरी माय बैड, देखो H2O2 का मास क्या होता है? 34 होता है, तो 5/34 अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, राइट? मोलारिटी आ गई इंटू सिंपली 11.2 कर देंगे, ठीक है? यहाँ तक समझा? सब करो, 5/34 इंटू 1000/56 इंटू 11.2, इसको कैलकुलेट करोगे, अप्रोक्सीमेटली 30 वॉल्यूम तुम्हारा आंसर हो जाए, ऑप्शन सी, ओके? आगे बढ़ते हैं। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द हाइड्राइड गैप रीजन इज, अब हाइड्राइड गैप ऐसा क्यों बोला गया है? तो तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हारे ग्रुप 7, 8 और 9 के जो एलिमेंट्स है, these do not form hydrides, okay? These do not form hydrides, and इसीलिए इसको हाइड्राइड गैप ऐसे टर्म किया गया है, और वो तुम्हारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप 7, 8 and 9 form the hydride gap region in the long form of periodic table. So with this question, we come to the end of this chapter, hydrogen. See you all in the next video. Thank you so much.